पेश कर रहा हूँ, चूँकि ज़ुल्फ़िकार का मुझे हुक्म है कि सर आप अपनी कहानी पेश कीजिए, तो मैं अब उनका हुक्म टाल नहीं सकता। और आप लोग तमाम हमवतन गोश हैं, तो एक जो मेरी लेटेस्ट कहानी और ये माहौलियात पर भी है, बच्चों को जो है उसके अंदर सबक भी है। दूसरी बात है कि ये उर्दू में हमने लिखी है और उसको साइंस से भी आप रिलेट कर सकते हैं, माहौलियात से भी रिलेट कर सकते हैं, और उर्दू ज़बान में तो है ही है जैसे भी है। इसका उन्वान मैंने रखा है नन्हा पौधा। घर में बड़ी चहल-पहल थी। हाल की छत को रंग-बिरंगी झालरों, कुमकुम, झंडियों और गुब्बारों को लटकाकर सजाया गया था। सामने दीवार पर एक बैनर लगाया गया था जिस पर लिखा था रश्शू की पहली रोजा खुशाई। रश्शू सर पर लखनवी टोपी, सफेद कुर्ता पायजामा पहने थे। अपने दोस्तों, बड़ी बहन नफो के साथ बड़े खुश थे। नफो भी अपने भाई की रोजा खुशाई पर बड़ी चहक रही थी। बार बार रश्शू से पूछते, रश्शू भैया प्यास तो नहीं लगी है, भूख तो नहीं लगी? रश्शू उनके बार बार पूछने पर चिढ़कर कहते, अप्पा क्या बेवकूफ हो? रश्शू की रोज़ाकशाही में दादी, दादा, नाना, नानी, चाचा, फूफी, मामू, मुमानी, बहुत से रिश्तेदार, उनके दोस्त और उनके अब्बू अम्मी के मिलने वाले सब लोग उनके लिए तरह तरह के तोहफे लेकर आए थे। रश्शू और नफो बहुत खुश थे। उसमें एक गिफ्ट जो उन्हें बहुत पसंद आया, उनके अब्बू के दोस्त लाए थे, जिसको अब्बू के दोस्त ने उन्हें देते हुए कहा, लो बेटा रश्शू, तुम्हारा दोस्त, तुम इसकी देखभाल करोगे तो ये हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। वो छोटे से गमले में नन्हा सा लंबी पत्तियों का क्रोटन का पौधा था। रश्शू नन्हा बड़े खुश थे। उन्होंने अपने अब्बू और अम्मी से कहा, मम्मी, अंकल ने मुझसे कहा था ये नन्हा पौधा मेरा दोस्त है, इसको मैं अपने पास अपनी टेबल पर रखूंगा। उनकी मम्मी ने कहा, ठीक है। और रश्शू ने अपने टेबल पर नन्हे पौधे का छोटा सा गमला रख लिया। वो रोज उसको पानी देते, उसको देख देख कर खुश होते, उससे बातें करते। पौधे की पत्तियां हवा से हिलती तो वो समझते पौधा उनकी बात पर खुश होकर हिल रहा है, तभी और खुश हो जाते। रोज देखते कि उसमें नई पत्तियां आई कि नहीं। रमजान और ईद सब गुजर चुकी थी, मगर नन्हा पौधा बड़ा होने के बजाय मुरझाने लगा। इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी थी। उनके छोटे से दिमाग में पता नहीं क्या क्या बातें आती। एक दिन वो हाँसू होकर अपनी अम्मी से बोली, मम्मी, मैं अपने दोस्त नन्हे पौधे को रोज पानी देता हूँ, इतनी देखभाल करता हूँ, मगर नन्हा पौधा तब भी मुरझा रहा है। इसकी खूबसूरत पत्तियां पीली पड़ रही हैं, वो बड़ा भी नहीं हो रहा है। उनकी अम्मी ने उनसे कहा, रश्शू बेटा, सबसे पहले तो ये सुनो कि पौधा जो तुम्हारा दोस्त है ये बोनसाई कहलाता है, मतलब बौना पौधा, जो घरों में कमरों में रखा जाता है। जानते हो, बोनसाई बाग के माली के जरिए कलम लगाकर छोटे छोटे गमलों में उगाया जाता है। फिर वो माली उन पौधों को मार्केट में बेच देता है, जिसको लोग खरीद कर लाते हैं और अपने घर के कमरों में सजा कर रखते हैं। इस तरह उनसे कमरों की सजावट भी खूबसूरत होती है, और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कमरे के माहौल को साफ सुथरा बनाते हैं। ये कमरों में फैलने वाली गंदी गैसों को सोख कर कमरे में साफ हवा यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होता है, और हम तंदुरुस्त तरोताजा रहते हैं। मम्मी, ये तो ठीक है, मगर ये मुरझा क्यों रहा है? रश्शू गौर से अपनी अम्मी की बात सुनते हुए बीच में बोल पड़े, अरे रश्शू बेटा, जिस तरह हवा, पानी, रोशनी और धूप की तुम्हें जरूरत होती है, उसी तरह पेड़ पौधों को भी होती है। तुमने नन्हे पौधे को अपनी मेज पर रखा हुआ है, जहाँ ना तो रोशनी है, ना धूप है, और ना ही हवा है, इसलिए वो तो मुरझाएगा। बेटा, अपने नन्हे दोस्त को खिड़की के पास रखो तो वो ठीक हो जाएगा। उनकी अम्मी ने उन्हें समझाया। अच्छा मम्मी, मैं आज ही इसको खिड़की के पास रखूंगा, रश्शू खुश होते हुए बोले। फिर रश्शू ने पौधे का नन्हा सा गमला अपनी मेज से उठाकर खिड़की के पास रख दिया। एक दिन सुबह सुबह रश्शू खुश होते हुए अपनी अम्मी के पास आए। मम्मी, मम्मी, नन्हा पौधा ठीक हो गया, अब उसमें नई पत्तियां आ गई, पौधा हवा से खूब हिल रहा है, वो खूब खुश हो रहा है। रश्शू खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। ये मेरी कहानी है। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को पसंद आएगी, और वो जो नन्हे बच्चे जो नन्हे पौधों की तरह हैं, मुझे लगता है कि वो उनको ज़्यादा पसंद आएगी। बहरहाल ये मेरी जी, कहानी थी। बहुत बहुत खूबसूरत कहानी आपने पेश की सिराज अज़ीम साहब। आपने अपनी मादरी ज़बान उर्दू में कहानी पेश की है। इसके बाद हम तशरीफ़ लेके जा रहे हैं मुल्क के एक
बिल्कुल शुमाली खित्ते की जानिब गिलगित बल्तिस्तान से बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ लिखने वाली आमीना यूनुस हमारे दरमियान मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आज की नशिस्त में जो कि मादरी ज़बानों के आलमी दिन के मौके पे मुनक्किद हो रही है, उसमें अपनी मादरी ज़बान में बच्चों के लिए कहानी पेश करें। जी आमीना यूनुस, अपना माइक ऑन कीजिएगा और अपनी कहानी पेश कीजिए। आमीना यूनुस, आपका माइक ऑफ है, आप अपना माइक ऑन करेंगी तो उसके बाद ही आपकी आवाज़ हमारे शुरा जो है वो सुन सकेंगे। जी अब आप वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। आज के इस पुरमसरत मौके पे आप क्या कहना चाहेंगी और आप किस ज़बान में कहानी हम सब के सामने पेश करेंगी, ये भी आगाह कीजिएगा। जी आमना। सर मेरे ज़ुबान तो बल्ती है, लेकिन मैं बल्ती में नहीं लिखती हूँ, मैं उर्दू में लिखती हूँ, तो मैं उर्दू में ही कहानी सुनाऊँगी। अगर आप बल्ती में सुना दें तो हमारे लिए ये भी बड़ी जो है खुशी का बायस होगा। आप पहले बल्ती में सुना दें और उसके बाद उस कहानी को अगर तर्जुमा करके उर्दू में सुना दें तो फिर हमारे लिए सर लेकिन मैं लिखती बल्ती में हूँ। अच्छा चलो ठीक है, हमने कहानी पेश कीजिए। कहानी पेश करें बंदी में अपना ये जो है पैगाम दे दें आलमी मादरी जबान के मौके पर, ये अपना पैगाम दे दें अपनी मादरी जबान में। जी इंशाल्लाह वो बात में देती हूँ सर। अभी मैं एक कहावत, एक कहानी। मेराज एक हंसमुख और शरारती लड़का था। अपनी खुश मिजाज तबीयत की वजह से वो स्कूल, घर, मोहल्ला और खेल के मैदान में यकसा मकबूल था। इसके आने से सबके चेहरों पर बहार आ जाती। वो हाजिर जवाब भी था। इसकी शख्सियत अच्छी तरबियत का नमूना थी। वजह तौर पर ऐसी औलाद हर वालिदैन का ख्वाब और फख्र होती है। मेराज भी अपने वालिदैन का फख्र था। स्कूल में वो क्लास का टॉपर था और हर सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता था। बच्चे इससे सीखने और इस जैसा बनने की कोशिश करते थे। एक दिन मेराज के अबू यासिर ने अपना बटन वाला मोबाइल अपनी बीवी सारा को दे दिया और खुद टच मोबाइल ले आए। टच मोबाइल के साथ इंटरनेट पैकेज भी करवाया गया। शुरू में मोबाइल यासिर तक महदूद रहा, लेकिन चंद दिन बाद बच्चों को भी चलाना आ गया। यूँ मोबाइल यासिर के पास कम और मेराज के पास ज़्यादा रहने लगा। पहली शिकायत स्कूल से आई। एक दिन मेराज ने घर आकर अम्मी को बताया कि मिस ने आपको स्कूल बुलाया है। सारा ने हैरत से पूछा, क्यों? फीस तो मैंने कल ही दे आई हूँ। अगले दिन सारा स्कूल गई तो मिस फराह ने बताया कि मेराज की पढ़ाई का मयार कम हो रहा है और इसका ग्राफ नीचे जा रहा है। ये सुनकर सारा ने गौर किया कि वाकई मेराज अब दोस्तों के साथ भी खेलने नहीं जाता, खाना भी कम खाता है और कमज़ोर भी हो गया है। मिस परवीन ने पूछा कि वो घर में ज़्यादातर क्या करता है। सारा ने बताया कि जब से टच मोबाइल आया है वो ज़्यादातर इसी में मसरूफ़ रहता है। मिस परवीन ने कहा यही इसकी कमज़ोरी की वजह है और एक कहावत सुनाई कि मोबाइल ने शरारत चुराई, अक्ल भी साथ ले गया। सारा ने अफसोस से कहा कि मेरे बेटे की शरारत भी चली गई और हमारी अक्ल भी। मिस फरहीन ने मशवरा दिया कि आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेट पैकेज कम करके ख़त्म कर दे ताकि आदत टूट जाए। सारा ने इस पर अमल किया। एक महीने बाद मेराज ने दोबारा A+ नंबर हासिल किया। वो खाना भी खाने लगा, बाहर खेलने भी जाने लगा और पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देने लगा। यहाँ तक कि यासिर ने भी बच्चे की पढ़ाई की खातिर टच मोबाइल छोड़कर दोबारा बटन वाला मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू किया।
बहुत खूबसूरत कहानी आपने पेश की है। अमीना, आपने अर्ज़ किया था कि आप इस कहानी का जो पैगाम है। जी जी जी, सराज अज़ीम साहब। है, लेकिन बड़े बड़े हसीन पैराए में इन्होंने जो मोबाइल की जो कहना चाहिए कि बुराई है उसको बयान कर दिया, और बहुत ही मासूमाना अंदाज में एक टीचर के जरिए वालिदैन की समझ में आ गई ये मतलब इस तरह के आसान लफ्जों में आसान सी बात, एक नसीहत आमेज बहुत खूबसूरत कहानी। बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। नतीस का तानु को लची से शुरू चीज रहला बजरी। जी डॉक्टर मेहताब, अब मरियम मेहताब और खतीजा मेहताब की बारी है। उन्हें कैमरे के सामने लाएं और आज मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर वो हमें कौन सी तख्लीक़ात जो है वो सुना रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, सब तो पहले तो मुबारकबाद कि तुसां बड़ा अच्छा प्रोग्राम अरेंज कीते माँ बोली ज़बान दे आलमी दिन दे हवाले नाल, ते बड़ा अच्छा है। ते अमीना बहन दी कहानी सुनी है, बड़ी पसंद आई है। और अज दा अलमिया है इंटरनेट के जिथे फायदे हैं मोबाइल टच वाले दे, उत्थे इन्ना ज़्यादा इस्तेमाल जेह्ड़े ने वक्त दा ज़िया ते बड़ी खराबियां पैदा करदा। बहरहाल बड़ी अच्छी कहानी है। डॉक्टर मेहताब साहब जी जी असि भी ताड़ी गल समझदे ने। अच्छा अच्छा, मेहरबानी सही। जी अच्छा, मरियम ते खदीजा मेरे नाल बैठे हैं। अज तो मादरी ज़बान सराइकी च अपना तारुफ पेश करे सने। मैं वीडियो ऑन करना पिया ये सामने मरियम आई। मेरा नाम मरियम है, मेरे अबू का नाम मेहताब शाह है। मेरे अबू हाई स्कूल में पढ़े ते दसो अपने बहन भरावां दे बारे दसो। मेरे दो भरा हैं, वड्डे दा नाम है दानियाल हुसैन शाह, ओ लम्स यूनिवर्सिटी पढ़दे, ते मेरा छोटा भरा है मोहम्मद शाह, ते मेरी छोटी बहन का नाम है खदीजा मेहताब। मैं पहले मेरे को रैकेट नहीं आना। ये बोले नहीं बैठे हैं नहीं आंदा रैकेट। मरियम बेटा खदीजा नाल गाल मरियम बेटा मैं तुसी कौन से क्लास से पढ़ते हो? बाबा का नाम मेहताब शाह है। चलो ठीक है। जी बुखारी साहब। मेहताब साहब, मैं मरियम बिटिया से पूछ रहा हूँ, तुसी कौन से क्लास में पढ़ते हैं? केड़ी क्लास में पढ़ती? पहली जमात में पढ़ती हूँ मैं। पहली जमात में? अच्छा बेटा, वाह वाह वाह, बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। आप किस क्लास में पढ़ती? प्ले क्लास। मैं प्ले क्लास में पढ़ती हूँ। प्ले क्लास में पढ़ती ने? आज ये आलमी जबानों का दिन है, तो साहब आलमी जबान में कम से कम पंजाबी में तो बात कर सकता हूँ मैं थोड़ी बहुत। बिल्कुल सर, इसमें कोई ममानियत नहीं है। मरियम मेहताब से मैं गुजारिश करूँगा कि आज दे जहाड़े के हवाले ना कोई सराइकी दे विच कहानी भी सुना देवें या कोई नज़म सुना देवें तो साढ़े वास्ते खुशी दी चीज़ हो सी।
मैं डॉक्टर साहब नाल भी गुजारिश करें ना कि अगर वो खुद कोई कहानी पेश करें सराकी दे विच ते कहानी थोड़ी देर तक तो सुनवे नहीं है जी सर एक थोड़े जे सराकी कलाम तो सुनना मेरे परनाना जी पीर बादशाह साहब जी ज़रूर सर जी जी इन्हां दा अरसा हयात है 1800 कोई 40-45 तो 1917 तक ये सराकी फारसी ते उर्दू दे कादरुल कलाम शायर हैं ते इन्हां दे जेड़े मखतूते या कलमी जेड़े दीवान हैं वो सारे कोल मौजूद हैं ते उन्हां दे थोड़े जे मैं तुहानू कलाम सुनाना इरशाद होना है बिल्कुल जी कारगन सोच संभाले दुनिया ख्वाब ख्याले इशरत ऐश जवानी ना नित हुस्न जमाले ना नित बगूचे ना नित गलियां कूचे ना नित पलंगा दे ऊंचे इशरत ऐश विसाले हो गयो यार दीवाना फिर गयो अकल दा खाना कमला थे मस्ताना पी कर मस्त प्याले सौण तो बादशाह साईं सट घत हिरस हवाए उथ हन अमला दियां जाई ना कुछ रिज्क ते माले जी सर थोड़ा बहुत तो साहब मेहताब साहब मैं कुछ समझ गया इसके बारे में, लेकिन ये आखिरी शेर नहीं समझ पाया। बाकी तो जो आपने 3 शेर पहले पढ़े वो उसका थोड़ा बहुत समझ गया है। क्या जी जी आखिरी शेर में अपना नाम इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि सोन तू बादशाह साईं, बादशाह उनका नाम था कि बादशाह बात सुन, 60 घात हिरस हवाए, हिरस हवा को छोड़ दो जी, अमला दियां जाई जी जी अमला दियां जाई, यानी आगे जो आखिरत में है वो अमल के साथ उसका ताल्लुक है। अमल अगर अच्छे होंगे तो छुटकारा होगा, ना कुछ रिस्क के माले, वहाँ माल मतलब ये नातिया गजल है, ये एक तरीके से कहा जाए जी कह सकते हैं, मतलब किसी सूरत से कह सकते हैं कि हमदिया गजल है। हाँ जी जी आखिरत में आखिरत का तस्वर जो है इसका, आखिरत की जात कहानी बुखारी साहब बिल्कुल सर, मैं अपनी कहानी सराइकी में तर्जुमा करके इस वक्त पेश कर रहा हूँ। आपके लिए भी आमिना यूनुस भी मौजूद है, दीगर जो है बच्चे भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो कहानी का नाम उर्दू में है मियाँ भुलक्कड़ बने सनद याफ्ता शहरी। मियाँ भुलक्कड़ बड़े सनद याफ्ता शहरी। अब्बा सही मेरा बेफाम किमें बड़ा आई। मियाँ भुलक्कड़ ने खिडौनियों तू अखियां हटेंदे हुए सवाल किया। यूनियन कौंसल दे विच हस्पताल दे जारी करदा सर्टिफिकेट दी बुनियाद ते असां तुहाडा इंदराज करवाया है। अब्बू ने जवाब दिता, क्या यूनियन कौंसल ने मेरा बेफार्म जारी किया है? मियाँ भुलक्कड़ ने एक बिया सवाल किया। यूनियन कौंसल दे विच तो सिर्फ पैदाइश दा इंदराज थींदे, जबकि बेफार्म जड़ा है वो नादरा जारी करेंदे, जड़ा 18 साल की उम्र पुजण के बाद शनाख्ती कार्ड बनवाउण दी राह हमवार करेंदे। अजकल उंगलियां दे निशानां दे नाल नाल आयरस या रेटिना दे नकूश भी हासिल किए वे ताकि शनाख्त मुस्तनद थी वने। अब्बू ने खिलदे हुए मियाँ भुलक्कड़ को दसा। बेफार्म ते शनाख्ती कार्ड ना बनवाया वने तो क्या थी सी? मियाँ भुलक्कड़ ने भला एक बिया सवाल किया।
ताकू हुकूमत की तरफों कई सहूलियात कहना मिल सकन। तुसा मुल्क तो बाहर कहना बन सकसो। बेफाम ते शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर पासपोर्ट भरदे तुहाडा बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता। तुसा तालीम हासिल नहीं कर सकते। दाखिले के वक्त बेफाम की ज़रूरत होती है, जबकि नौकरी वास्ते शनाख्ती कार्ड मंगिया वेंदे। अबू सही ने एक बारी कई कोशिश करते हुए मियाँ बुलक्कड़ को समझाने की कोशिश की। मियाँ बुलक्कड़ मुस्कुराते हुए बोलेंदे, शुक्र है मैं सनद याफ्ता शहरी हाँ कि मेरी मालूमात हुकूमत को लेन। जी बुखारी साहब, एक इस तरह की कहानी तो सुनवा रहे हैं। जी सर, ज़रूर। पुतली चीवने फुले एक फुला जागे दे काम को कैसी काम है काम फुला वाला दे नहीं करना वो करना काम अन बैठे टाली तो वल की टाली व टाली काम को उड़े नहीं करना वो करना माल गे दरखान टाली को कटे नहीं करना वो करना वाल गे खान दरखान को उठे नहीं करना वो करना वाल गे उन्हें बीवी दो बीबी खान को लो रुस दी करना वो करना वाल गे चूहे बीबी दे उठली को टुके ने ओके ना वो करना वाल गे बिल्ली चूहे को खाने के ना वो करना वाल गे कुत्ता बिल्ली को खाने के ना वो करना वाल गे डंडा कुत्ते को कुटे नहीं के ना वो करना मान गे पा डंडे को सने नहीं के ना वो करना वाल गे दरिया भा को बिस्मे नहीं के ना वो करना वाल गे हाथी दरिया को हिको घोट करे नहीं के ना वो करना वाल गे मच्छरो हाथी दे सूंडे च रेंग दे के ना उन्हें के असां दा रेंग दे हाथी आखे मेरे सूंडे च ना रेंगो मैं दरिया को हिको घोट करे ना दरिया के मैं को हिको घोट ना कर मैं भाव इसमें ना के मैं को ना इसमें मैं डंडे सड़ेंगे डंडे के मैं को ना साड़ो मैं कुत्ते को कुटे ना कुत्ते के मैं को ना कुटो मैं बिल्ली को खाना मैं को ना खाओ बिल्ली के मैं चूहे को खानी चूहे के साथ को ना खा सब बीबी दा पोटली को टुके ने बीबी के मेरी पोटली को ना टुको मैं खान को रुस दिया खाना के मेरे को ना रुस मैं दरखान को उठ लेना दरखान के मैं को ना उठा लो मैं टाली कटे ना टाली है के मैं को ना उठा लो टाली है के मैं को ना कटो मैं कहाँ उड़ रेनिया कहाँ के मैं को ना उड़ारो मैं फुला वाला देना ते बुद्धि चुप थी है। जी सर, ये एक तरह की कहानी थी। जी सिराज अजीम साहब, आप तो इस कहानी पे बहुत मुस्कुराए भी हैं, कैसी लगी ये कहानी? मुस्कुराना इस वजह से हुआ बुखारी में आपको बताऊं कि इस तरह की कहानी के सिलसिले मैंने अपने एक मजमून में लिखा है और मैं इस तरह की कहानी को खाम कहानी कहता हूं कि ये खाम कहानी हमारे उस जमाने की कहानियां हैं जब हमारी वो नानी दादी जो थी वो कहानी सुनाया करती थी बच्चों को, जहाँ से एक चींटी चल के वहां जाती है, फिर कभी इसके पास आखिर में हाथी की वजह से इसमें कहानी में हाथी के पास पहुंची कि तू जो है समंदर को पिएगा कि नहीं पिएगा, नदी का पानी पिएगा कि नहीं पिएगा, वो मच्छर को बोलते कि हाथी सूंड में घुसेगा कि नहीं, उसको काटेगा कि नहीं काटेगा। मगर ये कहानी एक बच्चों के लिए, ये नानी दादी की कहानी है, एक सिलसिला था बच्चों को एक नसीहत करने का या एक तालीम का या एक तरीके से कहना चाहिए कि अदब से जोड़ने का या अपनी रिवायात से जोड़ने का, ये वो सिलसिला है जो ये कहानी है। इसमें कुछ बज़ाहिर कुछ है नहीं इसके अंदर,
बस वो एक चीज की शिकायत लेके पहुंचती है, वो हर आदमी इनकार करता चला जाता है, फिर वो बाद में एक ऐसा आदमी मिल जाता है कि जो जो उसकी बात को मानता है, तो अब वो उससे वो एक मामूली सी चीज जो है वो हाथी को डरा देती है कि अगर ये मच्छर मेरी सूंड में घुस गया तो अब मुझे काट लिया तो मेरा तो हाल खराब हो जाएगा। और फिर यहाँ से कहानी वापस लौटती है और मालूम ये होता है कि बच्चे इतनी देर में सो जाते हैं। ये कहानी गालिबन उस तरह की है जो हमारे यहाँ उर्दू में या हिंदी में या और दूसरी जबानों में, जैसे अब ये अभी मैंने सराइकी में सुनी ये कहानी, तो ये वो उस तरह की कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत कहना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने लोरी का इवेंट किया था और लोरी के बारे में हमने ये जाना था कि लोरी पूरी दुनिया में जो है वो एक माँ के एहसासात की तर्जुमानी है, वही मुझे लगता है कि कहानी इस तरह की कहानी गालिबन पूरी दुनिया की जबानों में है। बिल्कुल 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 सिराज जी साहब। और मैं इस हवाले से एक चीज़, बल्कि एक अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा कि एक गालिबन रूस के कोई मशहूर तख्लीक़कार है, तो उनकी मुलाकात होती है किसी मेले में किसी साहब से जो रूस से आए होते हैं, लेकिन वो चूँकि कई साल हो चुके होते हैं अपने इलाके में नहीं गए होते, तो वो उस अदीब को मिलते हैं जो उसके मुल्क से आया हुआ होता है। तो जब वो उस अदीब से मिलता है तो बहुत सारी बातें करता है, और वो अदीब जो है उस अदीब की वालदा से मिलता है। जब वो वापस वतन आता है और वालदा को कहता है कि आपका बेटा तो ठीक है, आप लोग समझ रहे थे कितने सालों के बाद वो मर चुका होगा, ऐसा नहीं है, वो ज़िंदा है। तो उसकी माँ पूछती है सब कुछ ठीक है, मुझे ये बताओ कि जब तुम दोनों ने आपस में गुफ्तगू की, यानी मेरे बेटे ने और उस अदीब ने जो उससे मिला था, क्या आपने गुफ्तगू मादरी ज़बान में की थी? वो कहता नहीं। कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मेरा बेटा मेरे लिए मर गया, क्यों? कहते हैं कि वो बोली जिसको मैंने बच्चे को सिखाई थी, जब वो ही भूल गया तो वो तो एक किस्म के लिए मेरे से मर गया, क्योंकि जो ज़बान को कहा जाता है वो माँ बोली। तो अगर वो माँ बोली भूल गया तो इसका मतलब है कि वो माँ की मोहब्बत, माँ की शफ़क़त, वो माँ की चीज़ें भूल गया। तो अलमिया ये है जिस पे मैं जी यहाँ मैं बताऊँ, हमारे यहाँ अक्सर बेशतर ये बात कही जाती है और हमने सुनी भी और कहते भी हैं कि दो चीज़ों का हक आपके पर फर्ज है। एक आपकी माँ का दूध, उसका हक फर्ज है आपके ऊपर, और एक आपकी अपनी मादरी ज़बान, उसका हक आपके ऊपर फर्ज है। आप दुनिया के किसी भी खत्ते में चले जाएं, कहीं चले जाएं, कुछ कर लें, आप कोई ज़बान बोले, कुछ भी करें, किसी में करें, लेकिन जो आपकी अपनी मादरी ज़बान है उसका आपके ऊपर फर्ज है, हक है उसका कि आप उसको याद रखें। और उसको तो ये दो अहम ऐसे हक हैं कि जिनको इंसान को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और आज का जो दिन है, और मैं एक दफ़ा फिर शिकवा भी करूँगा, अपने आप से भी करूँगा और आपसे तो बिलखसूस करूँगा कि देखें आज का दिन मादरी ज़बानों का आलमी दिन है। तो क्या ही अच्छा हो कि इस दिन में बच्चों के अदब के बड़े बड़े नाम अपनी अपनी ज़बानों में या बिलखसूस जिस ज़बान में वो कहानियाँ पेश करते हैं वो ऑनलाइन आएँ, बच्चों को कहानियाँ सुनाएं, बताएं कि हम इस तरह से महसूस करते हैं, बल्कि अपनी मादरी ज़बान के हवाले से जो है वो भी कहानियाँ लिखें। बदकिस्मती से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। और मैं आपके सामने, बल्कि डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, आमिना यूनुस भी मौजूद है, मैं आपके सामने ये चीज़ अयां कर रहा हूँ कि समाई बागी चौथवाल एक मादरी ज़बान नंबर भी मंजर आम पे ला रहा है, ताकि बच्चों को अपनी मादरी ज़बान की अहमियत के बारे में ना सिर्फ इल्म हो बल्कि वो फ़ख्र भी महसूस करे। क्योंकि कई इलाक़ों में ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो उसमें हम अपनी मादरी ज़बान में गुफ्तगू करने से गुरेज़ करते हैं, हमें शर्म महसूस होती है, जबकि दर हकीकत हमें उस पर फ़ख्र महसूस होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सिराज अज़ीम साहब इस पर? देखिए, एक चीज़ जो आपने कही ये बात बिल्कुल अहम है। बहुत बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कम से कम उस वक्त तक जब तक कि वो कॉलेज जाता है, बच्चे की जो ज़हनियत है, बच्चा जो कुछ सोचता है। मैं सिराज अज़ीम के बारे में अगर आप बात करें तो सिराज अज़ीम आज उम्र के जिस हिस्से में है वहाँ पर, चाहे वो सिराज अज़ीम की कहानियाँ अंग्रेजी में आए या उसमें हिंदी में आए,
या ये कहना चाहिए कि कश्मीरी में आए या बंगाली में आए, या आप अपनी जो आपकी जबान है सराइकी में आए, सराज अजीम जो कुछ सोचता है, जो कुछ लिखता है, वो अपनी मादरी जबान में सोचता है, अपनी मादरी जबान में लिखता है। तो हमें बच्चों को, बच्चा जो है, अगर आप उसको जो है अंग्रेजी या कोई दूसरी जबान उसके दिमाग में चाहेंगे कि बैठाए, बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाता है। मेरे यहाँ मेरी अपनी एक मिसाल है। मेरी भतीजी, मेरा छोटा भाई जो है वो अमेरिका में रहता है। उसके दोनों बच्चों की पैदाइश जो है वो अमेरिका में हुई, ठीक है। लेकिन वो और दो बहुत मासूम बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो है वो अंग्रेजी में बात करते हैं। सब कुछ यहाँ आते हैं तो यहाँ अपने कजिन से, हम लोगों से, इनसे सबसे वो बच्चे उसमें बात करते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं। लेकिन जब जो घरेलू बात होती है, घरेलू हम लोगों की जो तकरीबात होती हैं, कुछ होती है, तो वो बच्चे वही सब कुछ करते हैं। हालांकि वो थोड़ा बहुत मतलब मेरा जो भतीजा है बहुत छोटा है, वो चूंकि बहन के साथ हर वक्त करता है, घर में माहौल है, माँ है, वो है, तो वो बजाय लड़कों की जबान बोलने की वो लड़की की जबान बोलता है। मैं आऊंगी, मैं खाऊंगी। लेकिन बहरहाल ये जबान अपनी जबान, मादरी जबान है जिसमें वो बात कर रहा है। अब वो आऊंगी जाऊंगी ये तो बाद में सही हो जाएगा, लेकिन असल कंसेप्ट जो है या असल बात जो है वो ये है कि वो बच्चा मादरी, अब ये बच्चा जो मादरी जबान पढ़ रहा है वो अंग्रेजी माहौल में, लेकिन उसका घर का माहौल जो है वो अपना मादरी जबान। तो अब ये बच्चा जो सोच, इसके अंदर जो तखयलात हैं, जो वो अपनी मादरी जबान में आएगा, ना कि अंग्रेजी में। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मादरी जबान की बहुत बड़ी अहमियत है। जी डॉक्टर मेहताब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त अंदाज में सिराज अजीम साहब ने गुफ्तगू फरमाई। तो उनके बाद कोई बात रह तो नहीं जाती करने की। मैं अपने हवाले से कुछ अर्ज करना चाहूँगा कि मेरा बड़ा बेटा दानियाल आप यकीनन मिल चुके हैं। जब वो छोटा सा था तो जैसे उससे एज के जो दूसरे बच्चे हैं वो उर्दू बोलते हैं, आमतौर पर घरों में उर्दू सिखाई जाती है, बच्चों के साथ उर्दू बोलते हैं, आपस में वो अपनी मादरी जुबान बोलते हो, लेकिन बच्चों के साथ उन्होंने उर्दू में ही बात करनी होती है। ठीक है, एक लिहाज से उनकी सोच सही होगी, लेकिन मैंने शुरू से ही अपने बच्चों को घर में मादरी जुबान में ही बात करना सिखाई और घर में मादरी जुबान ही बोलते हैं, क्योंकि उर्दू है, इंग्लिश है, वो स्कूल जाके वो बच्चे सीख लेते हैं, तो उसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन ये हमारी जो मादरी जुबान है, अगर हम इसको तर्क कर देंगे तो ये मालूम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो बल्कि मैं तो कहता हूँ कि अब जैसे हम कहते हैं कि हमारी मादरी ज़ुबान सराइकी है, अगर देखा जाए तो जो असल सराइकी ज़बान है उसका शायद हम 50% शायद बोलते हों। बहुत सारे दूसरे अल्फाज हम वक्त के साथ साथ उसमें शामिल करते जाते हैं। तो बहरहाल ये एक हमारा कल्चर है, एक हमारी ज़बान जो भी हो, हमारी मादरी ज़ुबान, चाहे वो पंजाबी है, रांगड़ी ज़ुबान है, कोई भी है, जो मादरी ज़ुबान है उसकी अपनी एक अहमियत है, उसका अपना एक पहचान है, तो उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। बच्चों में ये चीज़ डालनी चाहिए कि वो इस ज़बान से अच्छी तरह वाकिफ़ हों। जी सर। मेहताब साहब, क्या आज बच्चे कोई उर्दू में नज़म या कोई कहानी सुनाना चाहेंगे? मैं सर पूछ लेता हूँ। अच्छा, इस वक्त हमारे दरमियान एक नई मेहमान रानी साहिबा शामिल हो चुकी हैं, फिल इस्लामियात हैं, तो इनको भी खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद रानी साहिबा को। डॉक्टर साहब, क्या आज रानी साहिबा कोई तकलीफ पेश करना चाहेंगी या आज के दिन के मौजू के हवाले से इज़हार ख्याल करेंगी? जी, अभी मैंने इनको लिंक भेजा था, इनकी मेहरबानी है कि वो शामिल हुई हैं। अगर ये अपनी मादरी ज़ुबान के हवाले से कुछ बयान करना चाहें तो जैसे इनकी मर्जी।
मोहतरमा रानी साहिबा, आपका माइक ऑफ है। अपने माइक के ऊपर क्लिक कीजिए, ऑन कीजिए। जो ही वो ऑन होगा उसके बाद आपकी आवाज़ जो है हम तमाम शुरा जो है वो सुन सकेंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो मादरी ज़बानों के आलमी दिन के हवाले से है। आज की इस नशिस्त में उर्दू और सराइकी ज़बान में कहानियाँ सुनाई गई हैं। आप भी जो है अपनी तख्लीक़ात पेश कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रानी शहाब है। तो आज मैंने तो पहली दफ़ा ये इस तरह का सेशन ज्वाइन किया, मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं आज आप लोगों की सुनूंगी, फिर आइंदा से जो होगा तो सेशन इंशाल्लाह से ज्वाइन भी करूंगी और फिर कुछ ना कुछ। रानी साहिबा, आपकी मादरी ज़बान कौन सी है? आप अपनी मादरी ज़बान में अपने बचपन का कोई खूबसूरत सा जो है वाक़या ही सुना दें, ताकि हमारे गिर्द जो बच्चे और अतीम मौजूद है वो आपकी जो है गुफ्तगू से महसूस हो सकें। अभी उन्होंने ज्वाइन किया है, अगर वो कुछ सुनाना चाहती हैं तो ठीक है। जी सर, बिल्कुल सुनाना चाहती हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि आज तक ना मैंने ना क्लास में कभी किसी टीचर से डांट नहीं सुनी। मतलब टीचर अगर डांट देते हैं तो मैं रोने लग जाती थी फ़ौरन ही। अब एक दफ़ा हम जब 9th में नए गए थे तो हमें आइडिया नहीं था 9th क्लास में किस तरह से पढ़ाया जाता है, टीचर सख्त होती हैं। तो फिर बायो का सबक मुझे आता नहीं था। टीचर फर्स्ट टाइम ना मुझे देखें, नर्सरी से लेके 9 तक मुझे फर्स्ट टाइम उस दिन थप्पड़ लगा था एक, और मैं इतना रोई थी कि छुट्टी हो गई थी और मैं चुप नहीं हुई थी। पूरी क्लास को मार लगी थी, लेकिन मुझे इस बात पे शर्मिंदगी थी कि मुझे एक थप्पड़ भी टीचर ने क्यों मारा। तो बस उस दिन का दिन था आज का। उसके बाद बायो तो क्या, फिर हर सब्जेक्ट का मुझे सबक याद होता था कि भाई टीचर मुझे जो है ना वो मारे ना। ये मुझे अपना वाक़या याद रहता है और मैं बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो मैं ये उनको अपना ये वाक़या सुनाती भी हूँ कि आप लोग भी कोशिश क्या करें कि टीचर से मार ना खाएं। शर्मिंदगी महसूस होती है मार में, पढ़ाती हैं तो। मोहतरमा रानी साहिबा, आपका ये जो वाक़या है बच्चों के लिए एक दिलचस्प कहानी बन सकता है, तो क्या आप इजाज़त देंगी कि आपके इस वाक़ये को कहानी का रंग दिया जाए? जी सर, बिल्कुल, तो कोई इतराज़ नहीं है, बिल्कुल इजाज़त है इस बात की। जी, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, हमें खुशी हुई। मैं आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ कि आज की हमारी इस नशिस्त में सरहद पार से यानी भारत से बच्चों के नामवर अदीब और मारूफ़ व्हाट्सएप ग्रुप बचपन के रूह रवां जनाब सिराज अज़ीम साहब शरीक हुए हैं। उसके बाद हमारे दरमियान एक ख़ास तख्लीक़कार मौजूद है गिलगित बल्तिस्तान से, मोहतरमा आमीना यूनिस, वो शरीक हुई हैं। उसके अलावा चंद मेहमान और भी हमारे दरमियान शामिल हुए हैं। डॉक्टर मेहताब साहब की 2 साहबजादियाँ हैं, खदीजा और मरियम, इन्होंने भी अपनी तख्लीक़ात पेश की है और यकीनी तौर पे अभी चंद लम्हों बाद ये दोबारा भी अपनी तख्लीक़ात पेश करेंगी। जी डॉक्टर साहब, माइक आपकी तरफ है, आप नशिस्त को आगे बढ़ाएं। जी, मरियम और खदीजा ने तो माजरत कर लिया आज कुछ सुनाने से, वो शायद तैयार नहीं थी इस वक्त इस प्रोग्राम के लिए, और हम सब की पूरी टीम की तरफ से रानी साहिबा को मुबारकबाद पेश करते हैं। कुछ दिन पहले इनका M.Phil मुकम्मल हुआ है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से इस्लामियात में। माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद रानी साहिबा। इंशाअल्लाह आने वाली नशिस्तों में आपकी ना सिर्फ जो है तख्लीक़ात से हम लुत्फ़अंदोज़ होंगे, बल्कि आपके ख़यालात से भी जो है वो फैज़याब होंगे। इस नशिस्त का इख्तिताम हम एक नज़म के ऊपर करेंगे। ये नज़म जो है मोहम्मद रमज़ान शाकिर ने लिखी है, पाक पतन से उनका ताल्लुक़ है। मैं एक रिसाला शाया करता हूँ बागीचा अतफ़ाल के नाम से, जो सियालकोट से शाया होता है। उसमें यह नज़म शाया हुई है। चूँकि इस नशिस्त में बच्चे मौजूद हैं तो उनके सामने ये जो है नज़म रख रहा हूँ। मन भाता एक पर्चा आया, मन भाता एक आया पर्चा, सबके दिल पर छाया पर्चा। पर्चा कितना प्यारा है ये, कितना दिलकश न्यारा है ये, लिखने वालों की है शान,
उभरा है बनकर पहचान, सब ही को मौका मिलता है, लफ्ज़ों से गिंचा खुलता है। प्यारी सब तहरीरें इसकी, रंगी सब तस्वीरें इसकी, हर जा ही इसका चर्चा है, क्या ही प्यारा ये पर्चा है। जुल्फ़ी भाई इसको लाए, सारे जग में अब वो छाए। ये बहुत खूबसूरत सी नज़म थी जो मरियम मेहताब और खदीजा के लिए मैंने पेश किया। आज की नशिस्त का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते जो है इसी लिंक के ज़रिए से आप इस नशिस्त का हिस्सा बन सकते हैं। हर हफ्ते की रात 8:30 बजे इस नशिस्त का जो है वो आगाज़ होता है। उस वक्त तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।